सभी एग्जाम्स का है समाधान, पीवाईक्यू ही है इन सब का रामबाण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू सीरीज। एंड आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते बल्कि एग्जाम पैटर्न, कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट्स को भी डिकोड करते हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आज लेक्चर 3 में हम एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कवर करेंगे, जो 2026 के एग्जाम्स के लिए एक बेस की तरह काम करेगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी शॉर्टकट्स, स्ट्रेटेजी और न्यूमोनिक्स का यूज किया है और स्टोरीज का यूज किया है, जिससे कि आपको वोकैब अच्छे से लर्न हो सके। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, ये वीडियो आपको देखना मस्ट है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप वोकैब को कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से हमने सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर किया है, अगर जो आप देखते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम आपको एक गुड न्यूज देने वाले हैं। एंड आपको भी अपने सजेशंस जरूर देने हैं कमेंट में कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब प्लान क्लियर ना हो तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम से, और सिनोनियम पूछा किसका गया है? नेबुलस का। तो सबसे पहले हम इसका रूट वर्ड देखेंगे। तो नेबुलस का रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है नेबुला। और नेबुला क्या होता है? बादल या फिर मिस्ट, फॉग और क्लाउड। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। नेबुला बादल होता है और बादल जब आ जाता है तो स्काई क्या हो जाता है? हमें क्लियर नहीं दिखता। तो मेनली इस नेबुला का मतलब क्या होगा कि अस्पष्ट, कुछ क्लियर ना दिखना या फिर कुछ क्लियर ना होना, अस्पष्ट होना। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो होगा नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला रूट वर्ड और दूसरा इसका मीनिंग। इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि इनका सिनोनियम क्या होता है। तो नेबुला क्या होता है? अस्पष्ट। तो एक तो सिनोनियम हो जाएगा अनक्लियर, दूसरा हो जाएगा वैग्यू। वैग्यू को लर्न करने का तरीका ये है कि जब वेग के साथ हवा चलता है और उसमें हम मोटरसाइकिल या फिर साइकिल चला रहे होते हैं तो उस वेग की वजह से हमें सामने क्लियर नहीं दिखता। वेग से याद रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब कि जब ट्रू, सच्ची बातें, एब्स का मतलब एब्सेंट, अगर सच्ची बातें एब्सेंट हो तो क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो इसका भी ये भी एक ट्रिक है, तरीका है याद करने का। एब्स्ट्रू मतलब ट्रुथ का एब्सेंस। अगर जो सच्ची बातों की एब्सेंस होती है तो वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती। ये भी एक ट्रिक हो गया एब्स्ट्रू को याद करने का। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या होता है कि अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट या कंफ्यूजन। अब एम्बिग्यूअस को लर्न करने का तरीका क्या है? एम बिग, इसको हमने ब्रेक कर लिया। तो जो इंसान सोचता है कि मैं ही बिग हूँ, मैं ही बहुत महान हूँ या फिर मैं ही बहुत बड़ा हूँ, तो उसको अपने आगे कुछ और क्लियर दिखाई नहीं देता। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट या अक्लियर, जिसमें कि एम बिग से आप लर्न रख सकते हैं कि एम मतलब आई एम और बिग से मैं बिग हूँ। और अगर जो मैं बिग हूँ तो मेरे सामने बाकी चीज़ें अस्पष्ट होती हैं, अनक्लियर होती हैं। डन, हम किसी को फिर अपने आगे कुछ नहीं समझते। ठीक है, नेक्स्ट है
इम्प्लिसिट का मतलब भी अस्पष्ट होता है। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर सीक्रेट। ईसोटेरिक का मतलब कोई चीज़ सीक्रेट है, उसको हम नहीं जानते, वो रिवील नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या है, अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अस्पष्ट। जब कोई चीज़ अस्पष्ट होता है तो उसे हम क्योर नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑब्सक्योर। क्योर का एब्सेंट। फिर है इन कॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब भी होता है कि जो चीज़ हमें समझ में ना आए। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब समझ आना और इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब ना समझ आना। अब हम इसका देखेंगे एंटोनियम। तो अनक्लियर का एंटोनियम क्या होगा, क्लियर। इनकॉम्प्रीहेंसिबल कॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा। ल्यूसिड होता है, जब हम लिक्विड में देखते हैं तो वो साफ साफ दिखता है। ओवियस होता है, ओवियस का मतलब अगर कोई चीज़ हमें क्लियर होता है तभी हम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ओवियस है ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है। प्रिसाइज का मतलब भी एकदम प्रिसाइज, क्लियर। एक्स प्लस सीट, एक्स की एग्जिट। जब एक्स किसी की ज़िंदगी से जाता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इम्प्लिसिट का मतलब अगर वो आता है तो सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है इन्हें लर्न करने का, किसी को ऑफेंड नहीं होना है। सो दिस इज़ ओनली ट्रिक। अब हम स्टोरी देखते हैं एंड स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये है कि एक राहुल नाम का लड़का था। वो एसएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहा था और जब उसने अपने फ्रेंड से पूछा, भाई स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कि वो और उसका फ्रेंड दोनों ही प्रिपरेशन कर रहे थे और उसने अपने फ्रेंड को पूछा कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है, तो जो उसका फ्रेंड था वो बोला कि बस पढ़ाई करनी है, सब हो जाएगा। फिर जो राहुल था वो बोला, यार तेरी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नेबुलस है, ठीक है। ना तो टाइम टेबल का कुछ पता है, ना सब्जेक्ट का कुछ पता है, और ना ही कोई टारगेट है, और ना ही कोई स्ट्रेटेजी है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, जब प्लान या फिर कुछ भी चीज़ क्लियर ना हो तो उसको हम बोलते हैं नेबुलस। ओके, डन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वैग्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनियम से। इरूडाइट का एंटोनियम हमें बताना है। इरूडाइट, इरूडाइट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ज्ञानी, पढ़ा लिखा, या फिर एजुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एडजेक्टिव है और ये है इसका मीनिंग। अब हम इनका सिनोनियम देखते हैं। पढ़े लिखे को हम बोलते हैं एजुकेटेड, लिटरेट, स्कॉलरी, ब्रेनली। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको तो देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये एजुकेशन से रिलेटेड है। बस आपको ये इरूडाइट जो है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इरूडाइट का मतलब ये होता है कि पढ़ा लिखा, तो इसको आप एजुकेशन से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। इरूडाइट, एजुकेटेड, डन। लर्नड, इंटेलेक्चुअल, बुकिश, ये हो गए इसके सिनोनियम। अब हम इसके एंटोनियम्स देखेंगे। एंटोनियम में आता है अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड, अनइन्फॉर्म्ड, अनपॉलिश्ड।
तो ये सारे हो गए इसके एंटोनियम। और क्वेश्चन में दिया गया था कि इरूडाइट का एंटोनियम क्या है। तो ऑप्शन 1 है स्कॉलरी। स्कॉलरी क्या है? इरूडाइट का सिनोनियम, मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा। लर्न का मतलब भी ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल का मतलब भी ज्ञानी होता है। और हमें इसका एंटोनियम बोला गया था, तो अनइन्फॉर्म्ड क्या होता है? अनपढ़। ओके, अज्ञानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अनइन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है ईडियम से। ईडियम क्या बोला गया है कि फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है और ये मीनिंग कहाँ से रियल में आया है ये ईडियम, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं एक वुड कटर की, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में लोग क्या करते थे? कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते थे। इसी तरीके से एक वुड कटर था, वो भी क्या करता था? कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता था। ये लकड़ी का हैंडल है और इसके ऊपर ये जो है ये क्या है? आयरन का हेड है। तो जब वुड कटर ज़ोर ज़ोर से स्विंग करता था, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से कुल्हाड़ी चलाता था, तो क्या होता था? ये जो आयरन का हेड है ये इस हैंडल से अलग हो जाता था, ठीक है। और सामने खड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाता था ये। तो इसी सिचुएशन में कंट्रोल ख़त्म हो जाता था, सडन डेंजर फील होता था, बिना वार्निंग के क्योस फील होता था। तो लोग बोलते थे द एक्सिस फ्लू ऑफ द हैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुल्हाड़ी है उसने अपना हैंडल खो दिया है, अपना कंट्रोल खो दिया है। फिर धीरे धीरे ये जो फ्रेज़ है ये ह्यूमंस के बिहेवियर के लिए भी यूज़ होने लगा। जब कोई इंसान अचानक से गुस्सा हो जाए या बिना सोचे रिएक्ट कर दे या सेल्फ कंट्रोल खो दे, तो कहा जाने लगा ही फ्लू ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो मेनली ये जो ईडियम है ये यूज़ होता है जब हम अपना कंट्रोल खो देते हैं या हम गुस्सा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? टू लूज कंट्रोल, और हिंदी में हम बोल सकते हैं गुस्सा होना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या बोला है? टू एस्केप क्वाइटली, मतलब चुपचाप वहाँ से चले जाना, तो ये हो जाएगा गलत। टू डिसअपियर क्विकली, मतलब जल्दी से गायब हो जाना, ये भी नहीं होगा। टू हैंडल अ सिचुएशन स्मार्टली, मतलब कि सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना, नो। टू बिकम सडनली एंगर, मतलब कि जल्दी से जल्दी गुस्सा हो जाना, अपना कंट्रोल खो देना और अचानक से गुस्सा हो जाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी एंटोनियम से है और इसमें हमें दिया है एंटोनियम इकोमियम। अभी हमने लास्ट क्लास से भी पहले जो लेक्चर 1 था उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोला गया था कि वो जो क्रिटिसिज्म है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म का मीनिंग हमने वहाँ पर बताया था। तो ये क्रिटिसिज्म क्या होता है? निंदा होता है। तो यहाँ पर आज दिया गया है इकोमियम। इकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है। एंड ये जो इकोमियम है ये नाउन होता है और इसका मतलब प्रशंसा होता है, मतलब कि प्रेज। अब हम इसके सिनोनियम और एंटोनियम देख लेते हैं। तो प्रशंसा के लिए कौन सा सिनोनियम यूज होता है? प्रेज, लॉर्ड, कुडोज, ट्रिब्यूट, पेनेग्रिक, साइटेशन, अक्लेम। तो ये सारे होते हैं प्रशंसा के लिए यूज़। प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है, लॉर्ड का मतलब भी प्रशंसा, खुशी के मारे कूदने लगते हैं, प्रशंसा होती है। तो ट्रिब्यूट किसी की प्रशंसा करना। पेंजरिक का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। साइटेशन और अक्लेम, अक्लेम मतलब जो ज़्यादा अक्लमंद होता है उसकी प्रशंसा होती है। अब हम इसके एंटोनियम्स देखेंगे। एंटोनियम क्या होगा? क्रिटिसिज्म, निंदा।
प्रशंसा का एंटोनियम होगा निंदा, क्रिटिसिज्म। सेंश्योर, जो शोर मचाता है उसकी क्या होती है, निंदा। फ्लेक, जो गोल्ड फ्लेक पीता है उसकी क्या होती है, निंदा। कैस्टिगेशन, और जब निंदा होती है तो लोगों को क्या होता है, कष्ट, तो कैस्टिगेशन। ब्लेम का मतलब क्या होता है, निंदा। ओके, तो ये हो गए सिनोनियम और एंटोनियम। क्वेश्चन में दिया गया है पेनिजेरिक। पेनिजेरिक का मतलब क्या था, प्रशंसा करना। पेन, पेन, अगर जो हम टीचर हमारी क्लास में पढ़ाने आती थी बचपन में, तो अगर जो बच्चा उसको पेन दे देता था तो वो उसकी क्या करती थी, प्रशंसा करती थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप याद रख सकते हैं, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए ही है। तो पेनिजेरिक का मतलब होता है प्रशंसा, पर हमें चाहिए एंटोनियम, प्रशंसा का उल्टा मतलब निंदा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। प्रेज़ का मतलब भी प्रशंसा, ये भी नहीं चाहिए। ट्रिब्यूट भी प्रशंसा करना होता है, ये भी नहीं चाहिए। और ये है कैस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर 3। तो कैस्टिगेशन का मतलब जब कोई निंदा करता है तो हमें होता है कष्ट, तो उसको हम बोलते हैं कैस्टिगेशन। ओके, डन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें देखना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। हमें पता करना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ क्रोमोसोमल 3 कॉपी टर्म। 3 कॉपी होता है क्रोमोसोम का, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 को हम बोलते हैं हैप्लॉइड, 2 को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, एंड 3 कॉपी को हम बोलते हैं ट्राइजोमी, ट्राइजोमी। तो यहाँ पर ये ट्राई का मतलब है 3, मतलब कि 3, और जोमी का मतलब है क्रोमोसोम, ट्राइजोमी। तो ये देखिए, यहाँ लास्ट में वाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है तो ये रॉन्ग, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर ट्राइजोमी में एक ही एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 एस है तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो अभी तक हमने सीजीएल 2025 के 3 शिफ्ट्स को कवर कर लिया है, और इन तीनों शिफ्ट्स के एनालिसिस के बाद हमको ये पता चला है कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है, और ये स्पेलिंग जो पूछी जा रही है ये एक पर्टिकुलर फील्ड से पूछी जा रही है, और वो फील्ड है बायोलॉजी। क्योंकि अगर आप देखें तो लेक्चर 1 में मैंने आपको कराया था जो करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड, उसमें था संट प्रोसेस पूछा था। संट प्रोसेस जिसका मतलब था कि वो माइंड से एक पाइप को, सिर में एक पाइप को इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्टमक तक उस पाइप को लाते हैं, और वो जो सिर बड़ा हो जाता है बच्चों का तो उसमें पानी भरा होता है तो वो ड्रेन हो जाता है। तो वो वाले प्रोसेस को क्या बोलते थे, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। तो ये स्पेलिंग मैंने आपको वहाँ पर लर्न कराया था, ठीक है, स्टोरी के साथ। फिर लेक्चर 2 में इन्होंने पूछा था ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या टर्म दिया था, साइको फार्मेकोलॉजी। और आज लेक्चर 3 है, और इसमें इन्होंने पूछा है टर्म क्रोमोसोम के रिगार्डिंग, और इसमें क्या पूछा है कि ट्राइजोमी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है बायोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, अ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। वो स्टेट जो कि डिसयूज हो और इनएक्टिव हो। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय। अगर मैं आपको इस डिसयूज का स्पेलिंग ब्रेक करके बताऊं
तो डिसयूज को हम याद रखने के लिए ये बोल सकते हैं कि जो यूज से बाहर हो। ओके, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि इनमें से किसका मतलब सेम है। हिएटस, हिएटस का मतलब क्या होता है? हिएटस का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक या फिर थोड़ा सा गैप। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक या फिर गैप। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना। इंटरिम, इंटरिम का मतलब तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंटरिम क्या होता है कि दो गवर्नमेंट के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम। ठीक है, जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट भी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है डेसिएट्यूड। तो डेसिएट्यूड का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, निष्क्रिय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिलिप्स गिवन है। क्वेश्चन में बोला है सो डेलिकेट द नेगोशिएशन दैट अ सिंगल लीक कुड डिरेल देम। तो इसका सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इतनी नाजुक बातें थी कि एक छोटा सा लीक भी परिस्थिति को बिगाड़ सकता था। मतलब छोटी सी जानकारी भी अगर लीक होगी तो क्या होगा? परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सो है और ये डेलिकेट है, डेलिकेट है एडजेक्टिव, और ये जो सो है ये है एडवर्ब, क्योंकि ये डेलिकेट का विशेषता बता रहा है। और ये द नेगोशिएशंस क्या है? ये है नाउन, एंड जो डेट है ये है कंजंक्शन, और क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? ये भी आर्टिकल है। सिंगल क्या है? सिंगल, सिंगल डिटर्मिनर है, मतलब कि एडजेक्टिव। और लीक, लीक है यहाँ पर नाउन। कुड है वर्ब, डिरेल भी यहाँ पर वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब है। एंड देम क्या है? प्रोनाउन। तो एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसे समझाने के लिए इस क्वेश्चन को करने से पहले उस मेन कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट है। कोई बोलता है कि इसका आंसर आर होना चाहिए, कोई बोलता है इसका आंसर वर होना चाहिए, और कोई बोलता है इसका आंसर वॉज होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि रियल में इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, रियल लॉजिक क्या है। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर एसएससी ने वॉज माना है, ठीक है। अब ये वॉज क्यों होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है। जब भी सेंटेंस सो या सच से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? पहले वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब भी कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब। और अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब ही पहले आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब रूल देखते हैं। रूल क्या है? अगर किसी सेंटेंस में सो या सच से स्टार्टिंग हो रही है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है, फिर उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट गिवन है, तो यहाँ एक तो चीज़ होगा कि ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन लेता है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? यहाँ पर वर्ब आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस सेंटेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसे सिंगुलर ट्रीट क्यों किया गया है, यहाँ पर वॉज का यूज़ क्यों हुआ है? तो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर जो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक होल सिचुएशन या फिर कंडीशन के बारे में बोध कराता है तो इसको भी हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम हम यहाँ पर
सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन या एक कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ नाउन पर नहीं दे रहे हैं। ओके, एक पूरे सिचुएशन पर जोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए एसएससी ने वॉज को करेक्ट माना है, वर को नहीं। अब आर क्यों नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर होता है प्रेजेंट और इज होता है प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुड दिया है और कुड होता है पास्ट टेंस की बात। ठीक है, तो पास्ट टेंस के लिए हम ना तो आर का यूज करेंगे और ना ही इज का। पास्ट के लिए हम वॉज या वर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम वर का यूज किस लिए नहीं करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हम वर का यूज क्यों नहीं करेंगे। अब बचा वॉज, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वॉज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे कि आपका ये क्लैरिटी और भी ज़्यादा हो जाए। पहला पॉइंट, अगर सेंटेंस सो या सच से स्टार्ट हो प्लस वो कंडीशन या स्टेट बताए प्लस ये थर्ड वाला ऑप्शनल है क्योंकि किसी में वो पास्ट टेंस का बोध कराता है और किसी में वो प्रेजेंट का बोध कराएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम टेंस लगाएंगे, वॉज या वर। लेकिन अगर सो और सच है और कंडीशन और स्टेट बता रहा है तो वहाँ उनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार के एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे ही दिमाग घुमाने वाले रूल्स पूछे गए हैं। डन, तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, वो क्या है? सो सीरियस डैश द इशू दैट द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर ये जो सीरियस है, सो के बाद आया है सीरियस, और ये सीरियस है ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, सीरियस सिचुएशन है और यहाँ पर सिचुएशन की बात हो रही है, पूरे सिचुएशन की, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया सो सच से क्वेश्चन स्टार्ट हो, कंडीशन बताया, तो वहाँ पर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं वर्ब। ओके, क्वेश्चन है सो कंफ्यूजिंग द रूल दैट द मैनी कैंडिडेट्स कंप्लेंट। तो यहाँ पर ये जो सो कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग एक स्टेट बता रहा है। ठीक है, और कंप्लेंट से पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस में जा रहा है? पास्ट टेंस में। तो इसलिए यहाँ पर हम रूल्स होने के बाद भी, मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक स्टेट और सिचुएशन को बता रहा है और साथ ही साथ ये सो या सच से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन क्वेश्चन क्या था? सो डेलिकेट द नेगोशिएशन दैट अ सिंगल लीक कुड डिरेल्ड देम। तो ये जो डेलिकेट्स है ये क्या बता रहा है? सिचुएशन बता रहा है। ठीक है, कि स्टेट कैसा था? सो डेलिकेट, बहुत ही नाजुक। ठीक है, डेलिकेट्स का मतलब क्या होता है? नाजुक। तो ये पूरे सिचुएशन को बता रहा है कि जो वार्तालाप, नेगोशिएशंस जो था वो, मतलब कि नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बातचीत, वो बहुत नाजुक था। तो बातचीत का समय जो था वो बहुत नाजुक था। ठीक है, तो ये नाजुक बता रहा है कि कैसा स्टेट था, कैसी कंडीशन थी। तो इसलिए यहाँ पर नेगोशिएशंस प्लूरल नाउन होने के बाद भी हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वॉज का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, कुड का यूज़ है यहाँ पर। और अगर यहीं पर ऐसे क्वेश्चन दिया होता कि द negotiations dash so delicates delicate that secrecy was required। तो ये रिक्वायर्ड, वॉज रिक्वायर्ड से हमें पता चल रहा है कि
सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पर वॉज या वर में से कुछ यूज होगा। अब हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि वॉज होगा या वर होगा? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्ट हो रहा है नेगोशिएशन से, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर है, यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल ऑर्डर में है और इन्वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर हम इस नेगोशिएशन को, जो कि प्लूरल नाउन है, तो इसको हम प्लूरल ही मानेंगे और यहाँ पर इस नॉर्मल सेंटेंस में हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल सेंटेंस में हम वर का यूज करते हैं, मतलब कि प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब, ओके। लेकिन जब इन्वर्जन होता है तो हम प्लूरल नाउन के लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? अब जाकर आपको ये क्वेश्चन क्लैरिटी हुआ होगा कि यहाँ पर वॉज क्यों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी फिलिप्स से है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हर इंटरप्रिटेशन डैश वॉज देन इंसाइटफुल, इट बॉर्डर्ड ऑन द रिवेलेटरी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। हर का मतलब क्या होता है? उसकी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। इंसाइटफुल का मतलब होता है समझदार। बॉर्डर्ड का मतलब लगभग। रिवेलेटरी का मतलब नई सच्चाई। उजागर करने वाला। ओके, अब मैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको बताती हूँ। उसकी व्याख्या केवल इंसाइटफुल नहीं थी, मतलब उसकी व्याख्या केवल समझदार नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी थी कि वह रिवेलेटरी यानी कि चौंकाने वाली नई सच्चाई को उजागर कर रही थी। ओके, यहाँ पर आपने पूरे सेंटेंस का रियल मीनिंग जाना। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें रूल अप्लाई करेंगे। हर क्या है यहाँ पर? पोजेसिव एडजेक्टिव। इंटरप्रिटेशन क्या है? नाउन। TION जिसके एंड में लगता है वो नाउन होता है। वॉज क्या है? वर्ब। देन क्या है? कंजंक्शन। इंसाइटफुल क्या है? एडजेक्टिव। बॉर्डर्ड क्या है? वर्ब। ऑन है प्रीपोजिशन। द है आर्टिकल। रिवेलेटरी है एडजेक्टिव। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब मोर देन प्लस एडजेक्टिव गिवन हो तो उसका मतलब होता है वेरी या फिर एक्सट्रीम, ओके। और जब क्लोज के सेकंड तरफ भी, मतलब कि यहाँ पर एक क्लोज कंप्लीट है और इधर भी इस क्लोज के इस तरफ भी अगर हाई लेवल शो कर रहा हो, सेकंड क्लोज में अगर हाई लेवल को शो किया गया हो तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है? मोर का यूज करते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने फिलिप्स दे रखा है कि यहाँ क्या आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें देन है और एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट रूल को ही अप्लाई अगर आप करेंगे इस रूल को, तो भी आप यहाँ पर मोर ही बताएंगे। और अगर जो आप ये सेकंड वाले क्लोज को देखेंगे तो
और कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर मोर ही आएगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या यूज होगा। तो चलिए अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। लेस, अगर हम लिखें लेस देन इंसाइटफुल, तो लेस देन का क्या मतलब होता है? कम। पर जब देन और एडजेक्टिव साथ में दिया हो तो वहाँ हम मोर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ वेरी एक्सट्रीम का कंडीशन आता है। और अगर जो सेकंड फेज में भी हाई लेवल शो किया गया हो तो वहाँ हम मोर ही यूज करेंगे। तो लेस, कम का तो कोई यूज ही नहीं है, ये भी हो गया रॉन्ग। अदर देन का मतलब क्या होता है? अदर देन का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ के अलावा का कोई सेंस है ही नहीं। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होगा काफी। और इस टाइप से रेदर के साथ देन का यूज नहीं होता। रेदर देन एक वर्ड होता है लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेदर देन का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें रिवेलेटरी, इंसाइटफुल, ओके, तो क्या होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा का सेंस तो हो रहा हो तो वहाँ पर हम मोर का ही यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अभी जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए पड़े हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं-कहीं कैंसिल हुए हैं, कहीं-कहीं एग्ज़ाम्स अभी भी चल रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ही आपने देखा कि शुरू के 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए और लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो एमटीएस वाले बच्चों के लिए भी सीरीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज़ हमने कराए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि लगभग अगर आप देखें तो सेम पैटर्न ही दे रहा है एडिक्विटी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस में। ओके, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, द रिफॉर्म्स वाइल ostensibly motivated by economic exigencies were the effect of veiled attempt to dash descent under the guise of austerity। तो इस सेंटेंस का मतलब है, सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। तो रिफॉर्म क्या होता है? सुधार। ऑब्स्टेंट क्या होता है? ऊपर ऊपर से। मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित। इकोनॉमिक एग्जिजेंसीज का मतलब होता है आर्थिक मजबूरियां। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक और एग्जिजेंसीज का मतलब मजबूरियां। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? असल में। एवेल्ड का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। डिसेंट का मतलब होता है विरोध। अंडर द गुएज का मतलब होता है के बहाने। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या या फिर कठोरता। ओके, तो यहाँ पर मैंने सबके मीनिंग्स लिख दिए हैं। अब मैं टोटल इसका मीनिंग क्या होगा वो बताती हूँ। द रिफॉर्मर्स वाइल ऑब्सेंसिबली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक एग्जिजेंसीज, ये सुधार ऊपर ऊपर से तो आर्थिक मजबूरियों से प्रेरित लगते थे, वर in fact a avail attempt to dash descent under the guise of austerity। लेकिन असल में
ऑस्टेरिटी के बहाने, मतलब कि कठोरता और तपस्या के बहाने असहमत या फिर विरोध को दबाने के लिए एक छुपी हुई कोशिश थी। पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी रिफॉर्म्स, जितने भी सुधार दिखाए जाते थे, तो वह आर्थिक मजबूरियों से प्रेरित तो लगते थे कि आर्थिक मजबूरियां हैं, इन्हीं से प्रेरित होकर ये सुधार को स्टार्ट किया गया है। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में ये कठोरता, ये तपस्या, ये सुधार, इन सब के बहाने विरोध को दबाने के लिए छुपी हुई एक कोशिश थी। ठीक है? तो यहाँ पर हमें टू अटेम्प्ट क्या है? दबाने का कुछ सेंस हमें चाहिए। ठीक है? तो अब हमको देखना है कि इन ऑप्शंस में से किसका मीनिंग है दबाने का। ठीक है? ऑप्शन 1 है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है दबाना, कोई बात को दबा देना या फिर किसी मुद्दे को दबा देना। स्वेल का मतलब होता है फूलना या फिर बढ़ना। रिबर्ट का मतलब होता है तर्क देकर खंडन करना। इम्पंग का मतलब होता है किसी की नीयत या फिर किसी के चरित्र पर उठने वाला सवाल। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमको चाहिए कि किसी मुद्दे को दबाने का सेंस हो। तो यहाँ पर आपने देखा, ये हो नहीं सकता बढ़ना फूलना, तर्क देकर खंडन करना ये भी नहीं, सवाल उठाना ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, क्वेल करना, दबा देना। ओके, जब भी हम देखते हैं कि नॉर्मली समाज में क्या होता है कि जब किसी मुद्दे को लेकर के जनता भड़कती है, तो सरकार क्या करती है? रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी मजबूरियों का, हमारी आर्थिक मजबूरियों का फ़ायदा उठाती है और जो भी मुद्दे उठ रहे होते हैं, जितना भी विरोध उठ रहा होता है, उसे क्या करती है? दबा देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है एरर से। यहाँ पर बोला गया है द मोर सिंसियर द पोजीशन वॉज, द मोर अर्जेंट बिकम द नीड फॉर डिस्क्रिशन, डेकोरम एंड रेफ्टेनिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर। तो ये क्वेश्चन है पैरालिज्म से। पैरालिज्म, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। जैसे कि तो यहाँ पर द मोर, द मोर ये यूज हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू परफॉर्म। क्या है? द हार्डर, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यू वर्क, द बेटर, बेटर भी यहाँ पर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यू परफॉर्म, तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतने अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या दिया है? द मोर सीनियर द पोजीशन वॉज, द मोर अर्जेंट बिकम अ नीड। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ का जो पोजीशन है ये है नाउन, और इसके अकॉर्डिंग ये नाउन अगर सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगा है, ये करेक्ट है। तो पार्ट 1 में कोई भी एरर नहीं है। पार्ट 2 में देखिए द मोर अर्जेंट बिकम द नीड, एंड ये जो पोर्शन सेकंड है ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें जो सेकंड पोर्शन होता है कंपैरेटिव में, तो यहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर मोर के बाद क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा। पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है? द मोर अर्जेंट बिकम क्या है? वर्ब है, द नीड। ओके, द नीड क्या है? नाउन है। अर्जेंट क्या है? एडजेक्टिव है।
सीनियर क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। 4 डिस्क्रिशन, डेकोरम एंड रिफ्टेनिंग। तो रिफ्टेनिंग कोई ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। रिफ्टेनिंग क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, ये है रिफ्टेनिंग, लेकिन रियल में होता क्या है, रिफ्टेनिंग ना होकर रिफ्रेनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग का एरर था। रिफ्रेनिंग का मतलब होता है बचना या रोकना, और इस पूरे क्वेश्चन का रियल मीनिंग क्या है, पद यानी कि पोजीशन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, सीनियर होगा, उतना ही अधिक गोपनीयता, शालीनता और समय से पहले जानकारी उजागर होने से बचने की आवश्यकता होती है। प्री मैच्योर डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, समय से पहले उजागर होने से बचना। तो यहाँ पर बचने का सेंस आना चाहिए, से बचना, और यहाँ पर रिफ्रेनिंग दिया था, स्पेलिंग एरर है, तो रिफ्रेनिंग होगा बचना। लेकिन कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे, रिटेनिंग, ठीक है। अब रिफ्रेनिंग यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रेनिंग का मतलब होता है बनाए रखना, लेकिन हमें क्या चाहिए, बचने का सेंस, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, रिफ्रेनिंग। डन। यहाँ पर एंड कंजंक्शन दिया गया है और कंजंक्शन सेम वर्ड्स को जोड़ता है। ये क्या है, TION लगा है, तो ये क्या है, नाउन। डेकोरम क्या है, नाउन। और रिफ्रेनिंग भी क्या है, नाउन, क्योंकि रिफ्रेन वर्ब होता है और ING लगने के बाद ये जीरंड नाउन बन जाता है, ठीक है, जीरंड बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, बस यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक था। तो आपको इन एरर्स में स्पेलिंग एरर भी चेक करके जाना होगा, ठीक है। देख सकते हैं एडिक्विटी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, लेवल देख रहे हैं आप। यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट की एरर की बात हुई थी और इसमें इन्होंने स्पेलिंग एरर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है एरर से। द रिपोर्ट्स एम्फेसिस on techno-optimism while commendable overlook the structure inequities that persist the data accessibility and digital literacy across demographic and regional divides। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फेसिस क्या है, एम्फेसिस है नाउन, एम्फेसिस और एम्फेसिस, इनमें अंतर क्या है, ये है सिंगुलर नाउन और ये है प्लूरल नाउन। और इस वाले एम्फेसिस के लिए यूज होता है वर्ब, सिंगुलर के लिए सिंगुलर। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है ओवरलुक। अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ओवरलुक है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स क्या है, पोजेसिव है, क्योंकि ये इस नाउन को पोजेस कर रहा है। ऑन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिज्म क्या है, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वाइल क्या है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है। कमेंडेबल क्या है, एडजेक्टिव है। कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय। तो वर्ब क्या है, ओवरलुक, वर्ब ओवरलुक है। एम्फेसिस का ये नाउन सिंगुलर होता है, तो इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो क्या आएगा, ओवरलुक्स। एम्फेसिस प्लूरल नाउन होता है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगा, क्या आएगा, ओवरलुक। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या दिया है, एम्फेसिस, ये वाला वर्ड गिवन है, और ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। और आपको मैंने ऑलरेडी माइंड मैप्स का जब सीरीज स्टार्ट किया था,
तो उसके अंदर वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि जब वर्ब का सिंगुलर होता है तो एस या ईएस जिसमें लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और जिसमें एस या ईएस नहीं लगा होता वो प्लूरल वर्ब होता है। इतना तो आपको याद ही होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ओवरलुक गिवन है और लेकिन हमें क्या चाहिए, ओवरलुक्स। तो यहीं पर है एरर। यहाँ पर क्या है, एरर है। एरर कौन से वाले पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है। आंसर होना क्या चाहिए, ओवरलुक्स होना चाहिए। डन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है, और एक्टिव पैसिव बनाते समय आपको रूल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नरेशन और एक्टिव पैसिव दोनों के रूल मिक्स हो जाते हैं दिमाग में, ठीक है, और फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था कि VTR हम फॉलो करेंगे। VTR का मतलब सबसे पहले हम वर्ब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाई डिड द एडिटर ओवरलुक द सबस्टेंस स्टाइलिक एनोमलीज। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, सबसे पहले वर्ब देखना है। वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, डिड। वर्ब पता हो गया तो डिड से आपको टेंस भी पता चल जाएगा। टेंस क्या है, टेंस हमें यहाँ से पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट यूज हुआ है यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ। अब हमको सीधा सिंपल पास्ट का रूल लगाना है, ठीक है। तो अगर एक्टिव से पैसिव हम जाते हैं तो सिंपल पास्ट में एक्टिव से पैसिव अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, डिड से क्या बन जाता है, वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं कि किसमें वॉज वर्ब का कॉम्बिनेशन है। वाई द एडिटर, यहाँ पर ये एडिटर क्या था, एक्टिव वाले में सब्जेक्ट, और द सबस्टेंस स्टाइलिक एनोमलीज, ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। डन। तो एक्टिव से पैसिव जाने में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। तो एनोमलीज, एनोमलीज क्या है, सबस्टेंस स्टाइलिक एनोमलीज, तो ये यहाँ पर एस लगा है, इट मीन्स कि ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो यहाँ से पता चला कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या आएगा हमारा इस क्वेश्चन में, वर। यहाँ पर अगर आप देखें हैव है, ये रॉन्ग, यहाँ आर है, ये रॉन्ग। क्यों ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट किया है और हमें तो सिंपल पास्ट दिया गया है। डिड, डिड का डिड ही नहीं होता, वर है, यहाँ पर वर है तो ये करेक्ट है, वॉज या वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, वाई वर द सब्सटेंशियल स्टाइलिक एनोमलीज ओवरलुक्ड। देखिए यहाँ पर वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द एडिटर। डन। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12 है होमोनिम से। इसमें हमें होमोनिम्स बताना है बैले का। द हिस्टोरियन रेफरेंड अ बैले इन नॉन मिलिट्री आर्किटेक्चर। तो बैले क्या होता है, एक एरिया होता है, मान लो ये एरिया है, ये एरिया बेले है, और ये किसी चीज़ से चारों ओर से सराउंडेड है, उसी को हम बेले बोलते हैं। नॉर्मली पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि एक किला होता था, राजा उसमें रहता था, और ये किला चारों तरफ से सराउंडेड होता था मोटी मोटी दीवारों से, है ना, याद आया आपको कुछ। तो इसी से ये रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। ये एरिया बेले कहलाता था, और ये जो सराउंडेड पार्ट है, इससे सराउंडेड पार्ट है, तो ये एरिया पूरा बेले है। और ये जो वुडन की सराउंडेड पटरियाँ लगाई होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लेसिडे। एंड ये जो स्टीप फॉर्म होता है, ये स्टीप को हम बोलते हैं मोटे। ओके, ये दो चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि जो हिस्टोरियन है वो रेफरेंस दे रहे थे बेली का, जो कि मिलिट्री आर्किटेक्चर के टाइम पर था। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड में बोला है द बेली वॉज री इन्फोर्स्ड विद वुडन प्लेसिडेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला है बेली एरिया, और ये बेली एरिया जो है वो ये वुडन के प्लेसिडेस के द्वारा कवर किया हुआ है पूरा। एंड ऑप्शन थर्ड में है द आउटर बेले सराउंड द मोटे। इस वाले पिक्चर में अगर आप देखें तो ये है मोटे, जो कि ये है स्टीप। ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये जितना भी ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है, इसको हम बेल एरिया बोलेंगे। बेल एरिया इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले पोर्शन को भी बेल एरिया बोलते हैं, या फिर किसी एरिया को प्रोटेक्ट किया गया हो उसको भी बेल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि इन दोनों में जो मीनिंग है वो सेम है, और जो क्वेश्चन है उसमें भी बेले का मतलब इसी से दर्शाया गया है कि एक एनक्लोज्ड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंग या फिर किला। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ही है। फिर फोर्थ में बोला है द किंग्स गार्ड पेट्रोल द लोअर बेले। तो जो किंग के गार्ड थे वो क्या कर रहे थे कि लोअर बेले जो है एरिया, वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो जस्ट इमेजिन कि ये है महल। ठीक है, महल मान लेते हैं, और ये है लोअर बेले एरिया, और ये वाला है टॉप बेले एरिया। मतलब कि जो भी एरिया इस वुडन वाले से एनक्लोज्ड होता है तो उसको हम बेले एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लोअर है और ये अपर है, तो इस वाले एरिया में जो किंग के सोल्जर्स बोल लो या गार्ड बोल लो, वो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम अपने मेन पोर्शन में, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है द सीप हर्ड गैदर द सीप इन द बेले। तो जो सीप हर्ड था, सीप हर्ड क्या होता है, जो शिप के मालिक को हम सीप हर्ड बोलते हैं। तो जो सीप हर्ड था वो क्या कर रहा था, बेले एरिया में शिप्स को इकट्ठा कर रहा था। ये तीनों और ये किसी हिस्टोरिक या फिर आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं कि किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लेकिन जहाँ पर शिप रहती है, जैसे कि घोड़ा रहता है उसको हम अस्तबल बोलते हैं, और जहाँ शिप रहती है उसको हम बोलते हैं बेले। ठीक है, तो जो शिप का मालिक था वो शिप्स को बेले एरिया में ले जा रहा था, मतलब कि उनके शिप्स के घर में ले जा रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बेले, ये बेले, ये बेले और इस बेले का मतलब सेम है। एंड यहाँ पर ये जो शिप्स वाला है, यहाँ पर इस बेले का मतलब डिफरेंट है। इस बेले का अर्थ है कि शिप्स का घर। डन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस गिवन है और हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि VTR फॉलो करना है, सबसे पहले वर्ब चेक करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 रूल मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये रूल मैं समझा देती हूँ। जब भी कोई सेंटेंस इट इज सेड, इट हैज बीन alleged, it was believed, इस टाइप के स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हमको पता चलना चाहिए कि ये एक मिक्स्ड सेंटेंस है। और इस टाइप के सेंटेंस को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला क्या है, रिपोर्टिंग लेयर, और दूसरा है एक्शन लेयर। रिपोर्टिंग लेयर कौन सी है, इट हैज बीन एलिज्ड, और एक्शन लेयर है दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वॉज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या था,
रिपोर्टिंग लेयर, और ये वाला है एक्शन लेयर। अब ये जो रिपोर्टिंग लेयर है, इसको हम वॉइस चेंज करने के लिए यूज नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। पैसिव से एक्टिव जाने के लिए हम इसमें देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, वॉज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर्स, तो किनके द्वारा काम हुआ, लीक कौन कर रहा है, तो लीक कर रहे हैं इनसाइडर्स। तो इनसाइडर्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। तो ये वाला पोर्शन हम यूज करेंगे अभी पैसिव से एक्टिव वॉइस जाने में। तो ये है क्या, मेनली ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम यूज करते हैं वर या फिर वॉज प्लस V1 प्लस ING। ओके, ये होता है एक्टिव फॉर्म इसका। डन, इतना क्लियर हुआ। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डमी सब्जेक्ट को हम करेंगे रिमूव। डमी सब्जेक्ट को रिमूव करने के बाद ये जो एलेग्ड दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है एडवर्ब में, ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसमें हमें इसके बाद वाले दिए हुए वर्ड्स को एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एलेग्ड का एडवर्ब क्या होगा, एलेग्डली। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें टेंस चूज करना होगा लॉजिकली कि जो एक्शन था वो अभी भी रिलेवेंट है या फिर वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, इट हैज बीन एलेग्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वाज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर विद इन द फर्म। तो फर्म के अंदर जो इनसाइडर्स थे वो डाटा को अभी भी लीक कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्शन स्टिल रिलेवेंट, एक्शन अभी भी जारी है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के लिए पैटर्न क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस एडवर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव जो सेंटेंस बनेगा उसमें होना चाहिए हैज और हैव। यहाँ पर वर है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ वॉज है, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ हैड बीन है, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ इनसाइडर से स्टार्ट हो रहा है, हैव है, देन उसके बाद एडवर्ब है, देन उसके बाद बीन है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। तो ये वाला एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, और यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इस सेंटेंस का, उसे करना है हमें इम्प्रूव। सी इंसिस्टेड मी टू टेक द मेडिसिन, उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मेडिसिन मैं खा लूँ। तो जो इंसिस्ट होता है ये अपने साथ, अपने बाद डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, या फिर इंसिस्ट के बाद ऑन प्लस जीरंड आता है, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल देखिए, ऑन वाले का। ऑन वाले का क्या होगा, सी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग द मेडिसिन herself। इसका मतलब क्या है कि उसको इंसिस्ट किया गया कि वो अपनी मेडिसिन खुद से खा ले। यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो एक करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डिपेंड करता है कि करेक्शन के लिए क्या गिवन है, लेकिन अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में
ऑन से कोई सब स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो अप्लाई हो नहीं रहा है। डेट से स्टार्ट है तो ये वाला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि इंसिस्टेड है तो इंसिस्टेड अपने साथ क्या लेता है, डेट लेता है। डेट के बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है V1 फॉर्म वर्ब का, तो इसी ऑप्शन में है। बाकी इसमें देखिए पहले मी आ गया ऑब्जेक्ट, फिर डेट आया तो ये रॉन्ग है। मी है फिर टेकिंग है तो ये भी रॉन्ग है। टू टेक ये भी रॉन्ग है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। डन। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमें रूल पता हो तो कितनी इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर भी सेम चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन है नो वन नोज वेयर इज ही हाइडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ छुपा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल अप्लाई हो रहा है। उस रूल के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि ऐसे वर्ब्स जैसे कि नो, टेल और आस्क या फिर फाइंड आउट, इस टाइप के वर्ब्स अगर हों और इनके जस्ट बाद, इन वर्ब्स के बाद अगर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तब पहले आता है सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए नो वन नोज, नोज आ गया, ये वर्ड जो मैंने आपको बताया कि कोई नहीं जानता था। वेयर इज ही हाइडिंग, तो यहाँ पर मैंने बोला कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए फिर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, पहले वर्ब दे दिया है फिर सब्जेक्ट दिया है, तो ये ऑर्डर इसने गलत दिया है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, वेयर इज ही, ये भी ऑर्डर गलत है। ही इज हाइडिंग, एट तो यहाँ पर आएगा नहीं तो ये भी गलत। वेयर ही इज हाइडिंग, सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर गिवन है, हैज़ आ गया, ये भी रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना है कन्वर्ट। क्वेश्चन है ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसने कहा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो ही सेड का ही सेड ही रहता है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे VTR। ये वाला हम देखते हैं, यहाँ पर ये वर्ब क्या है, वर्ब एम है एंड यहाँ पर फील के साथ ING लगा है, फीलिंग है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। वर्ब से हमने क्या पता कर लिया है कि टेंस कौन सा है, इतना क्लियर है। अब हम रूल्स लगाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ पर आई है जो कि फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई का ही हो जाएगा कि ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, तीनों में है। यहाँ पर ही सेड ही, ये हो जाएगा रॉन्ग। उसने कहा कि, यहाँ डैट का रूल क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इज़ नॉट फीलिंग वेल, लेकिन हमें जाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। वॉज नॉट फीलिंग वेल और डिड नॉट तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। डन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। हम यहाँ पर VTR अप्लाई करेंगे। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ डेट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो मैनेजर ने स्टाफ से कहा कि जो डेडलाइन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पर मस्ट बी गिवन है, ठीक है। तो मस्ट बी गिवन है और आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं करते, वो जैसे होते हैं एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से में मस्ट बी का मस्ट बी ही है। यहाँ आर आ गया है, ये रॉन्ग। यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं है, ये भी रॉन्ग। यहाँ शुड है, ये भी रॉन्ग। यहाँ मस्ट भी है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हमें रीअरेंज करना है इन पैसेजेस को, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं इन्हें, यहाँ पर क्या बोला है, द टीम एनालाइज द सर्वे डाटा, insights were used to improve the customer experience, a targeted market campaign was created, the data was collected through the various channels। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि डाटा कलेक्शन और सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर जो हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि हमें डाटा कलेक्शन या सर्वे करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर फील्ड में जाते हैं या फिर लोगों से पूछते हैं और हम कलेक्ट करते हैं डाटा। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमको मिल चुका है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हमको मिल चुका है। द डाटा वॉज कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल। सबसे पहले क्या किया गया है, वेरियस चैनल्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया गया। तो क्या होगा, 4 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा ये पैसेज। ऑप्शन नंबर 2 और 1, क्योंकि इसमें 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हमारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर द टीम एनालाइज द सर्वे डाटा, डाटा एनालाइज हो गया, कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गया। अब क्या होगा कि टारगेटेड कैंपिंग जो था अब उसको चलाया जाएगा। एनालिसिस के बाद कैंपेन स्टार्ट होगा। कैंपेन स्टार्ट होने के बाद अब ये कस्टमर्स के एक्सपीरियंस और उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ों को किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 भी पैराग्राफ को रीअरेंज करने से है। इस पैराग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि अर्थ के क्लाइमेट से रिलेटेड पैसेज है ये। अभी हमने जो कल PQRS किया था उसके अंदर भी पैराग्राफ जो था वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड ही था और यहाँ पर ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है इस सेंटेंस का। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दीज फैक्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए तब उसके फैक्टर्स बताएंगे। तो ये तो स्टार्टिंग वाला नहीं होगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इज एमिशन ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो पहले तो हमें मेन टॉपिक पता होना चाहिए तब हम बताएंगे कि उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट कारण क्या है या फैक्टर क्या है। तो ये भी इसका स्टार्टिंग या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा। टुगेदर दीज एलिमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकंड वाला क्या है, द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन अर्थ क्लाइमेट, यही इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इसमें क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म तक अर्थ के क्लाइमेट में वेरिएशन आया, आर इंक्लूडेड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। और ये क्यों आया, क्योंकि नेचर और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण आया। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होगा सेंटेंस, 2 से। यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये हो जाएंगे रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था। यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस पता करना है, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। 2 के बाद 1 क्या है, दीज फैक्टर इंक्लूड सनलाइट रिसीव द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर एंड अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में जो एटमोसफेयर का कॉम्पोजिशन है उसमें सनलाइट जो आ करके ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती है, वो फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और मोस्ट सिग्निफिकेंट और टुगेदर दीज एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि प्लैनेट ओवरऑल एनर्जी बैलेंस एंड इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या होगा और इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा। और लास्ट एट द लास्ट
हम बोल सकते हैं कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या है, फैक्टर क्या है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी डेंजरस है। और आपने ये भी देखा कि एडिक्विटी का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो कितना हाई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। और बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ हम कब कराएंगे या फिर पैसेज हम कब कराएंगे, कि पैसेज या कोस्टेस हम कब कराएंगे। तो उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, उस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक दिन में एक वीडियो आएगी, एक पैसेज कराएंगे और अच्छे से डिटेल में कराएंगे। इसीलिए उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया है और डेडिकेटेड उसके लिए वीडियोस भी बनेगी। इसके साथ बनाने से क्या होगा कि एक तो वीडियो लेंदी होगी, ऊपर से इतने अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा जितना कि एक अलग से उसके लिए टाइम दे करके वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने सोचा है, अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक गुड न्यूज़ है, एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि हमने सोचा है कि माइंड मैप्स के थ्रू एक फाउंडेशनल बैच लाया जाए और वो फाउंडेशनल बैच जो होगा वो पूरा का पूरा PYQs पर बेस्ड होगा। 2025 के 2024 के इन दोनों सालों के PYQs पर बेस्ड होगा। मेनली जो हम बोलें तो 2025 पर ही बेस्ड होगा वो। ठीक है, उसके अंदर माइंड मैप्स होंगे। माइंड मैप्स से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर जो आपको भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं और हम जल्द से जल्द वो बैच लाने का ट्राई करेंगे। और ये बैच एक और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये बैच एकदम फ्री होगा यूट्यूब पर, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, और इस बैच का नाम भी हमने सोच लिया है, तो बहुत ही जल्द ये बैच लॉन्च होने वाला है। और तो बस आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for the watching. Like, share and subscribe for more such videos. Follow me on Insta and Facebook for further information.